हाय डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज इतिहास पढ़ाऊंगी। मेरी पहली क्लास है। अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। मैं आपको शुरू से ही पढ़ाऊंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो। और जो भी चीज़ें आप समझे, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप अपने साथ एक रजिस्टर और पेन जरूर रखें। जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँ या बताऊँ उसे नोट करते चलें। उससे क्या होगा कि आपकी एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा और आपको जब भी एग्जाम हो आप उसे रिवाइज कर लेंगे और आपका बढ़िया बेहतरीन नोट्स बन जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास में आज आपको पढ़ाऊंगी। प्राचीन भारत का इतिहास। तो डियर स्टूडेंट, प्राचीन भारत का इतिहास, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इतिहास कहते किसे हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों, विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। पहले मैं आपको डियर स्टूडेंट ये बताऊंगी कि इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास मतलब क्या है। तो इतिहास किसी समाज, इतिहास व्यक्ति, समाज, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, जो भी घटनाक्रम, तिथियां है उसे इतिहास कहा जाता है। आदि जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसे इतिहास कहा जाता है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि इतिहास जानने के साधन क्या हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास व्यक्ति, समाज, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि जो घटनाएं घटित होती हैं उसे इतिहास कहा जाता है। और अब हम देखेंगे इतिहास जानने के हमारे साधन क्या हैं, क्योंकि इतिहास हमें पता कैसे चला। तो हमारे इतिहास जानने के सर्वप्रथम 3 साधन हैं। सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत, जो हमारे स्रोत हैं। सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जिसमें हमारे साहित्य आते हैं, देशी और विदेशी सभी साहित्य आते हैं। साहित्यिक स्रोत। और थर्ड है हमारा विदेशी विवरण।
बहुत से बाहर से यात्री आए थे जिन्होंने यहाँ पर आकर शिक्षा भी ग्रहण की और बुक्स भी लिखी उन्होंने। उससे हमें बहुत सारी जानकारी हमारे भारतीय इतिहास के बारे में पता चलती है। तो सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें आता है अभिलेख, सिक्के, अभिलेख, सिक्के, सिक्के, स्मारक, शिलालेख, शिलालेख आदि ये आते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। कर दो। तो इसमें जो है पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, शिलालेख, मूर्तियां, भवन वगैरह भी आदि सब आते हैं। जब खुदाई हुई तो बहुत सारी चीजें हमें मिले, जैसे मृदभांड आदि चीजें मिली। उस पर बहुत सारी तिथियां वगैरह भी कई बार अंकित रहती है, जिससे हमें उस काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो डियर स्टूडेंट, आगे देखेंगे कि हम यह है दूसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो है आते हैं पुरातात्विक स्रोत में, ये आपने देख लिया है, ये अभिलेख, सिक्के, स्मारक, शिलालेख, मूर्तियां आदि आती हैं। इसी के अंदर आते हैं टीले। टीले वो होते हैं जो प्राचीन स्मारकों का उत्खनन कर और वहां से प्राप्त वस्तुओं, कलाकृतियों आदि को प्राचीन जो टीले, प्राचीन टीले जो होते हैं, जो उसका उत्खनन करके उसके अंदर बहुत सारी वस्तुएं, उसका उत्खनन करके उसके अंदर बहुत सारी वस्तुएं आदि, रहन सहन, जिससे कि उनका पता चलता है, आदि मिली हैं। उस समय के रहन सहन, सहन आदि का स्तर, रहन सहन आदि आदि का स्तर पता चलता है, जिससे उस समय की जिससे उस समय की सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि स्रोतों का पता चलता है। पता चलता है।
पुरातात्विक स्रोत को आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में ये सब चीजें आती हैं, इसमें स्मारक, भवन आदि सभी आते हैं। अब हम जो है इसके बाद आएगा सिक्के। प्राचीन काल में हमें खुदाई के द्वारा बहुत सारे सिक्के मिले हैं, जिससे उस समय के इतिहास पता चलता है। सिक्के क्योंकि सिक्कों में कालक्रम घटनाएं आदि अंकित रहती हैं। जिसमें कालक्रम घटनाएं आदि अंकित रहती हैं। इस प्रकार उत्खननों में हमें बहुत सारे सिक्के मिले हैं, जिससे कालक्रम घटनाएं आदि अंकित होती हैं। उत्खनन में गंगा घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के आदि के बारे में भी पता चला है। गंगा घाटी की भौतिक संस्कृति के बारे में भी पता चलता है कि उस समय कैसा रहन सहन था, लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे। भौतिक संस्कृति के बारे में पता चलता है। इससे ये समझ में आता है कि उस समय लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे, अनाज में किस प्रकार का अन्न खाते थे, तथा उनका रहन सहन का स्तर कैसा था। अनाज में किस प्रकार का अन्न प्रयोग करते थे, उनका रहन सहन का स्तर कैसा था, उनका रहन सहन का स्तर कैसा था, आदि के बारे में कैसा था आदि के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
आदि के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस प्रकार आपने देखा कि हमें सिक्कों से कितनी सारी चीजें पता चलती हैं और उस समय का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो भी चीजें थी, इससे बहुत सारी चीजें को हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे हम देखेंगे अभिलेख। इस प्रकार हमने देखा कि प्राचीन काल के सिक्के हमें जो भी मिले हैं उसमें जिसमें कालक्रम घटनाएं आदि अंकित होती रहती हैं। गंगा घाटी की भौतिक संस्कृति के बारे में पता चला है। अनाज में किस प्रकार का अन्न प्रयोग करते थे, जैसे गेहूं आदि का प्रयोग, जौ आदि का प्रयोग, कपास, ये सब चीजें प्रयोग में शुरुआत में लाई जाती थी। उनका रहन सहन का स्तर कैसा था आदि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण हमें जानकारी मिलती है। वे किस प्रकार का औजार का प्रयोग करते थे, इसके बारे में भी हमें जानकारी सिक्कों के द्वारा प्राप्त होती है। वे किस प्रकार का औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे। औजार तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। हथियारों का प्रयोग करते थे। तथा दक्षिण भारत में कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि उस समय शव दफनाए कैसे जाते थे। उस समय शव के साथ बर्तन, खाने पीने का सामान आदि भी रखा जाता था। उस समय व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव के साथ खाने पीने का सामान बर्तन जो मृद भांड कहलाते थे, बर्तन आदि भी मिले हैं। उनकी ये मान्यता थी कि इंसान मरने के बाद भी अपनी वस्तुओं का प्रयोग करता था। इसी मान्यता के अनुसार वो इन सब चीजों को मृत व्यक्ति के साथ, शव के साथ दफना देते थे। ऐसे स्मारक भी मिले हैं जिससे उस समय की स्थिति का पता चलता है। स्मारकों को अब हम स्मारक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बहुत सारे स्तूप, स्मारक आदि भी हमें खुदाई के द्वारा या वैसे भी बहुत सारे स्मारक हैं और बहुत सारे दब चुके हैं, बहुत सारे टूट फूट भी चुके हैं, बहुत सारे हमें मिले हैं स्मारक।
स्मारक को महापाषाण जिसे मेगालिथ भी कहा जाता है, मेगालिथ, कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, रेडियो कार्बन, इसे C14 भी कहते हैं, डेटिंग विधि। यह एक ऐसी विधि है जिससे पुराने स्मारकों, सिक्कों, यहाँ तक कि वस्तुओं आदि और पौधों, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि एक ऐसी विधि है जिससे प्राचीन स्मारक हमारे जो भी हैं, प्राचीन मुद्राएं हैं, प्राचीन स्मारक, प्राचीन मुद्राएं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे आदि का भी इससे पता लगाया जा सकता है कि वे किस काल के हैं। मुद्रा, पेड़ पौधे आदि के लिए भी इसका रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह इसे C14 भी कहते हैं, C14 यानी कार्बन डेटिंग विधि। ठीक है स्टूडेंट, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि वह विधि है जिसके द्वारा हम प्राचीन स्मारकों, प्राचीन मुद्राओं, पेड़ पौधे आदि के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इससे हमें उस समय के स्थिति का पता चलता है कि ये किस काल के हैं। जैसे मुद्राएं वगैरह हैं पुरानी, तो उससे हम इसी से नापा जाता है, इससे परीक्षण किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये किस सदी के हैं, कितने पुराने हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे आदि के बारे में भी उससे पता लगाया जाता है, उसे परीक्षण करके। तो इस विधि का प्रयोग इतिहास में बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जो भी खुदाई में बर्तन, मृदभांड आदि मिलते हैं उसमें हम इसी विधि के द्वारा पता लगाया जाता है कि ये किस काल के हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा पहले जो है अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक। अब इसी में प्राचीन मूर्तियां, प्राचीन भवन भी आ जाते हैं। प्राचीन मूर्तियां, प्राचीन मूर्तियां, भवन आदि भी आते हैं।
प्राचीन मुद्रा, पेड़ पौधे आदि के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन मूर्तियां, भवन आदि भी इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से हमें ये भी पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कश्मीर की सभ्यता जो कि 7000 से लेके सभ्यता जो 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व की संस्कृति के बारे में पता चलता है। संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, प्राचीन मूर्तियां, भवन आदि आते हैं। राजस्थान और कश्मीर की सभ्यता जो कि 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व की संस्कृति के बारे में भी रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा पता चलता है। एक चीज और नोट कर लीजिए, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इसे न्यूमेस्टिक भी कहा जाता है। स्टिक भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, जिन सिक्कों पे कोई लेख नहीं होता था, जो भी सिक्के मिले जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, मतलब उस पे कुछ लिखा नहीं होता था, सिक्कों पर लेख नहीं होता था, उसे पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। नहीं होता था उसे पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। पंचमार्क या आहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्राचीन काल में सिक्के मिले थे जिस पे कोई लेख नहीं होता तो उसे कहा क्या जाता था, आहत
सिक्के कहा जाता था। प्राचीन काल में धातुओं से सिक्के बनाए जाते थे, जिससे उस समय की आर्थिक स्थिति का भी पता चलता था। तो इस प्रकार सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, उसे पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। इस प्रकार पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे। भारत में प्राचीन काल में बहुत सारे सिक्के मिले हैं जो सोने, चांदी, शीशे, प्रोटीन आदि के हैं। सिक्कों के बारे में एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सबसे ज्यादा सिक्के, सर्वाधिक सिक्के, कभी कभी एग्जाम में पूछ ले सर्वाधिक सिक्के किस काल के हैं या किस काल में पाए गए हैं, तो सबसे ज्यादा मौर्योत्तर काल में सिक्के पाए गए हैं। सबसे ज्यादा, सर्वाधिक मौर्योत्तर काल में। लेकिन सर्वाधिक सिक्के तो मौर्योत्तर काल में पाए गए हैं, परंतु अगर ये पूछता है कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं, ये तो सर्वाधिक जो है सिक्के जो मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के पाए गए हैं, सर्वाधिक। परंतु सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के सोने के पाए गए हैं कुषाणों के शासन काल में। सोने के सिक्के अगर पूछता है कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किस काल के हैं, तो कुषाण काल में सोने के सिक्के सबसे ज्यादा शुद्ध हैं, जिसे बिम कड़फिसस ने जारी किया था कि सिक्के कुषाण काल के हैं। कुषाण काल में जिसे बिम कड़फिसेस ने जारी किया था। और सर्वाधिक सिक्के शीशे के जो थे सातवाहन काल में जारी किए गए थे, सर्वाधिक शीशे के सिक्के। इससे आपको एक चीज और जानने को मिलेगी सिक्कों से कि सोने के सिक्के जब पाए गए थे, इसका मतलब उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे सोने की कमी हुई, उसकी सिक्कों की मांग पूरी करने के लिए शीशे के सिक्के जो थे सातवाहन काल ने जारी किए थे। शीशे के सिक्के सातवाहन काल। तो इस प्रकार सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इसे न्यूमेगास्टिक भी कहा जाता है। सोने, चांदी, शीशे, प्रोटीन आदि के सिक्के पाए गए हैं। मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए हैं, परंतु सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों के शासनकाल में जारी किए गए हैं। जिसने सबसे ज्यादा सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्का जारी किया वो था बिम कड़फिसेस।
और सर्वाधिक शीशे के सिक्के सातवाहन काल में पाए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैंने आज आप लोगों को जो भी पढ़ाया आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। इसके आगे मैं अगली वीडियो में आपको इसके आगे की क्लास लूँगी, पढ़ाऊँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें आगे पढ़ाने के लिए अच्छा लगे और प्रोत्साहन मिले और हम और अच्छा आपको पढ़ा सकें और आपकी बेहतर तैयारी में आपका साथ दे सकें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ें पढ़ाऊँ जो आपके एग्जाम में आते हों। आलतू फालतू पढ़ाने से बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होता है, उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट चलने की कोशिश करूँगी। बाकी अगर कोई आप लोग को दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें फिर समझने में आसानी होगी कि आप लोगों को कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। ओके, थैंक यू।